स्वागत है आपका आप चैनल पर। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन का ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए और कहाँ कहाँ से आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा, उसके अंतर्गत फर्स्ट सेक्शन में 150 शब्दों में हमको इनको लिखना है। जो 5 क्वेश्चन होते हैं ए बी सी डी ई मिला के ये 10-10 मार्क्स के होते हैं। टोटल 50 मार्क्स का होता है फर्स्ट क्वेश्चन है, रुंडित पर्वत स्कंद क्या होते हैं, ये कहाँ और कैसे बनते हैं। तो ये रुंडित पर्वत स्कंद ये ग्लेशियर लैंडफॉर्म होता है और ये घाटियों में बनते हैं और ये नेट फ्रेको घाटी में बनते हैं जो यूरोप के अंतर्गत है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, शीतोष्ण जल चक्रवात का निर्माण फैलाव अक्ष की स्थिति पर निर्भर क्यों करता है, स्पष्ट कीजिए। आप सभी को ये विदित होगा कि हमारी जो एयर मास है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, जो प्रेशर बेल्ट है, तो इसी तरह हमारे जो चक्रवात हैं वो भी बेल्ट के अकॉर्डिंग प्रेशर बेल्ट के अकॉर्डिंग ये भी खिसकता जाता है अपने अक्ष के अकॉर्डिंग। अगला है, उपयुक्त उदाहरणों सहित समुद्र स्तर में परिवर्तन लाने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो परिवर्तन का जो समुद्र सी लेवल है उसमें चेंज किस किस कारण से आता है। एक तो क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा कारण है, दूसरा स्थानीय लेवल पे भी ये होता है, इसके कारण भी समुद्र लेवल का स्तर बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं और जैसे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अपवाह को बाधित करते हैं, तो कहीं दूसरी जगह पर प्रॉब्लम होती है, बाढ़ आती है, तो इस वजह से भी ये समुद्र लेवल में परिवर्तन आता है। अगला है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सामाजिक मानकी के प्रभावों को परीक्षण कीजिए। जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में उसने सामाजिक मानकी के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। तो जैसे हम सामाजिक मानकी के बारे में बात करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जो वन क्षेत्र है उसी पर उनकी आजीविका निर्भर होती है, उसी से ही वो भोजन प्राप्त करते हैं, ईंधन प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि बहुत से कंदमूल फल वगैरह जो वो सामाजिक मानकी के द्वारा वो और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं और सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। साथ में पर्वतीय क्षेत्रों पारिस्थितिकी परिवर्तन के प्रति अधिक भंगुर हैं, स्पष्ट कीजिए। जो पर्वतीय क्षेत्र है वो इकोलॉजिकल जो चेंज है उसके लिए ज़्यादा भंगुर हैं, फर्जाइल है। जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा भी हम चेंज करते हैं या थोड़ा भी, जैसे हम किसी भी पर्वत पर जहाँ पे मुलायम पर्वत है वहाँ पे अगर हम कोई पेड़ पौधे काटते हैं और फिर उसके बाद में बारिश आती है तो वो मिट्टी बहकर नीचे आ जाती है, तो इसलिए वो ज़्यादा फर्जाइल है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया के नवीनतम दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए तथा विश्व के पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर विभाजित कीजिए। आपको पता है कि पर्वत निर्माणकारी जो पटल विरूपण संचलन है उसके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है और इसके अंतर्गत 3 तरह के पर्वत आते हैं, जैसे ज्वालामुखी पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है और ब्लॉक पर्वत हैं, ये होते हैं। विश्व की जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण के अक्षांश से वितरण का वर्गीकरण कीजिए। तो कोपेन ने जो जलवायु, जैसे अक्षांशीय जलवायु को क्या बोला है, ध्रुवीय जलवायु को क्या बोला है, भूमध्य सागरीय जलवायु को क्या बोला, तो ये अलग अलग नाम दिए हैं कोपेन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर की तलीय स्थलाकृति को उपयुक्त रेखा चित्रों द्वारा विस्तार से समझाइए। बॉटम टोपोग्राफी, जिससे अबाइसल प्लेन है, ड्रिफ्ट है, ये कटक है, लेवीज वगैरह, ये सब आती है। अगला है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत है, वायु राशियाँ एवं संबंधित मौसम गतिकी की व्याख्या कीजिए। वायु राशियाँ किस प्रकार उत्तरी गोलार्ध के मौसम हालात को प्रभावित करती हैं।
आप सब जानते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में होता है। वो मौसम को किस तरह से प्रभावित करता है, उस टाइम पे वर्षा अधिक होती है। जब ये वायु राशियाँ जिस स्थान से चलती हैं, जिस डायरेक्शन से चलती हैं, उसी डायरेक्शन के हिसाब से इनका नाम भी पड़ जाता है। जैसे ईस्ट से चलती हैं तो इनको ईस्टर्ली विंड बोलते हैं, वेस्ट से चलती है तो वेस्टर्ली विंड बोलते हैं। इस तरह से ये मौसम को प्रभावित करती हैं। साथ में मृदा अपरदन रेंगती हुई मौत है। कथन की व्याख्या करते हुए मृदा संरक्षण के विभिन्न उपायों को सुझाइए। मृदा अपरदन आपको सबको पता होगा कि जैसे जो उत्खात भूमि है, चंबल रिवर, जो चंबल बेसिन है, उसके अंतर्गत जो उत्खात भूमि है वो सबसे ज़्यादा अपरदित होती है। वो एक तरह से जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे बरसात आती है तो मृदा धीरे 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 सरकती है, मतलब धीरे धीरे अपरदित होती हैं। उसको हम अपरदन रेंगती हुई मौत कहते हैं। मृदा का अपरदन रेंगती हुई मौत कहते हैं उसको। और इसके उपाय के लिए क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। भूमि को जो मतलब जो फर्टाइल भूमि है उसको नहीं, जो मतलब जो ऐसी भूमि है जहाँ पर अपरदन ज़्यादा हो सकता है उसको नहीं जोतेंगे, उसको कठोर रहने देंगे और उस पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। उस पर वृक्षारोपण, वहाँ पे शेल्टर कटिंग करेंगे तो। और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देंगे तो मृदा अपरदन को संरक्षण के ऊपर को मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। अगला है अनुभूति, अभिवृत्ति, महत्व एवं भावना। जैव विविधता एवं सतत पर्यावरणीय संरक्षण के महत्वपूर्ण अवयव हैं। विस्तार से चर्चा कीजिए, विस्तार से समझाइए। अनुभूति, perception, attitude, value and emotion are important component for biodiversity and sustainable environmental conservation. Elaborate. तो ये होता है, अनुभूति होती है किसी चीज़ की, जैसे कि आज बारिश होने वाली है, आज मौसम ठंडा है, आज मौसम चिड़चिड़ा है, आज मौसम थोड़ा आर्द्रता भरा है। तो ऐसे अनुभूति होती है। अभिवृत्ति जो हमारी सोच समझ होती है, महत्व और भावना ये सब होती हैं। अगला हम देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये है भविष्य में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कार्बन तटस्थता कैसे आवश्यक है। इसके संबंध में राष्ट्रों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई है अभी, उसके अंतर्गत नेट जीरो इमिशन का भी बात की गई है और सस्टेनेबल सिटी की भी बात की गई है और जो स्वच्छ एनर्जी, क्लीन एनर्जी की भी बात की गई है। तो ये सब पॉइंट आएंगे इसमें। यहाँ पे है याजू धारा किससे कहते हैं। याजू द्रोणी बार बार बाढ़ के क्षेत्र क्यों हैं। विश्व के विभिन्न भागों के से याजू धारा क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। याजू ये मिसिसिपी रिवर, अमेरिका की जो मिसिसिपी रिवर है उसकी एक सहायक नदी है, उसके कारण यहाँ पर बाढ़ वगैरह आती हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है। अगला है प्रजातियों की समृद्धि में अक्षांशीय प्रवणता जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रवृत्ति है। कथन का परीक्षण कीजिए। जो प्रजातियों में समृद्धि होती है वो जैसे जैसे आप सबको विदित होगा कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान, वर्षा और आर्द्रता और वायु की सघनता, इनमें सब में परिवर्तन आता जाता है। उसी प्रकार जैव विविधता में भी परिवर्तन आता है। इसलिए जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रवृत्ति है ये अक्षांशीय रेखाएं। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं बी सेक्शन का। ये बी सेक्शन स्टार्ट हो गया इसका। 5th क्वेश्चन को देखते हैं। यह है मानव भूगोल के विकास में व्यवहार परक उपागम के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कैसे कैसे मानव का व्यवहार होता है, व्यवहार परक उपागम का बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बतानी है। अगला है हालांकि जल संसाधनों की कमी स्थानीय स्तर पर महसूस होती है परंतु इसके कारण तेजी से वैश्विक होते जा रहे हैं। टिप्पणी कीजिए। जैसे जैसे हम देखते हैं कि पहले हम कुछ जगहों पर देखते हैं कि भाई इस क्षेत्र में, इस रीजन में जल की कमी होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद में उसके आसपास के एरिया में फिर और ज़्यादा जल की समस्या होती है, क्योंकि ज़्यादा ग्राउंड वाटर लेवल को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा
वाटर लेवल नीचे चला जाता तो फिर दूसरे क्षेत्रों में भी जल की कमी होती जाती है। फिर ऐसे ही फिर दोबारा और आगे क्षेत्र बढ़ता जाता है। इस तरह से ये स्थानीय लेवल से राष्ट्रीय लेवल और राष्ट्रीय लेवल से वैश्विक लेवल तक ये समस्या देखने को मिल रही है और ये तेज़ी से बढ़ती जा रही है। महानगरों के आर्थिक मूल के रूप में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पत्तन में है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आप सबको पता होगा जो क्रिस्टोलन ने सेंट्रल बिजनेस थ्योरी दी थी उसके अंतर्गत ये है कि जैसे जैसे सेंट्रल बिजनेस जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है इससे दूर जाते हैं तो आजकल आर्थिक मूल रूप से इन क्षेत्रों का भी जैसे जैसे एक्सप्रेस वे, हाईवे और जो मेगा सिटीज़ बढ़ती जा रही है और इनके कारण ये जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है इनका पतन होता जा रहा है, क्योंकि आजकल हर चौराहा पर ही एक तरह से इसके छोटे रूप को देखने को मिलता है। लिंग संवेदनशील प्रादेशिक विकास की आवश्यकताएं विस्तार से समझाइए। अगला है रोस्टोव मॉडल द्वारा प्रस्तावित आर्थिक वृद्धि के सैद्धांतिक ढांचे एवं चरणों की व्याख्या कीजिए। आप सबको पता है कि ये 5 चरण है, जैसे उत्थान, प्रारंभिक अवस्था का, उत्थान के बाद का और अधिकतम उपभोक्ता का लेवल, ये सब है। इसके साथ अब देखते हैं छठा क्वेश्चन को। ये है शहरीकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से एशिया एवं अफ्रीका में स्पष्ट है, जहाँ बहुतायत में शहरी निवासी अत्यधिक गरीबी, बहिष्कार, अति संवेदनशीलता एवं हाशिए पर रहने से जूझ रहे हैं। चर्चा कीजिए। आप सबको ये विदित है, ये सब जानते हैं कि जैसे अमेरिका है, यूरोप है, इन देशों में क्या होता है ना कि जो शहर और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पे जैसे अफ्रीका में और एशिया में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में बहुत अंतर है। जैसे हमारे यहाँ पे शहरी क्षेत्र बहुत अच्छे से डेवलप है, यहाँ पे एजुकेशन मॉडल डेवलप है, यहाँ पे हेल्थ मॉडल डेवलप है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मॉडल डेवलप है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री डेवलप है, जबकि ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलती। ये बहुत वीक है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए ये गरीबी, बहिष्कार और असंवेदनशीलता एवं हाशिए पर रहने से जूझ रहे हैं अफ्रीका और एशिया में। अगला है स्पष्ट कीजिए कि भौगोलिक स्थान के भौतिक परिदृश्य ने किस प्रकार के से स्थानिक विश्लेषण के प्रारूपों को प्रभावित किया है। जैसे जैसे हम भौगोलिक क्षेत्र में जाते हैं, भौगोलिक दृश्य ने किस प्रकार से स्थानिक विश्लेषण के प्रारूपों को, जैसे हमको पता होगा कि जैसे हम भूमध्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ का रहन सहन, खान पान और पहनावा और कल्चर सब चेंज हो जाता है, और जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो बहुत चेंज होता जाता है। तो ये एक भौगोलिक दृश्य के रूप में स्थानिक विश्लेषण को प्रभावित करता है। साथ में विश्व के समकालीन भू राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में हार्टलैंड थ्योरी की व्याख्या कीजिए। तो हार्टलैंड थ्योरी आप सबको विदित होगा कि फरवरी 2022 से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो उसी एरिया की बात चल रही है और उसी एरिया पर हार्टलैंड थ्योरी दी गई थी, तो उसी से रिलेटेड ये थ्योरी है। अब अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है हमारा, ये है बिटेल्सी के विश्व कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। अगला है पार राष्ट्रीयता क्या है, हाल ही की अवधि में प्रवासियों के पार राष्ट्रीय संबंधों का पैमाना एवं दायरा क्यों अत्यधिक बढ़ गया है। अगला है विकासात्मक योजना के लिए प्रदेशों के चयन में अपेक्षित मानदंडों का आकलन कीजिए। सेलेक्टिंग रीजन। 8th क्वेश्चन है हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा वह है कंप्लीमेंट्री पूरक प्रदेश क्या है। अधिवासों के पदानुक्रम के संबंध में क्रिस्टोलर द्वारा प्रतिपादित विभिन्न प्रकार के पूरक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। जो क्रिस्टोलर ने अनेक प्रकार के जो प्रदेश बताए हैं, रीजन बताए, उनके बारे में। विश्व में सेमीकंडक्टर के विनिर्माण में स्थानिक परिवर्तनों एवं उभरते प्रतिरूपों का विश्लेषण कीजिए। साथ में अगला है विकसित देशों में आने वाले कुछ दशकों तक जनसंख्या गति में प्रजनन के बजाय प्रवास मुख्य चालक होगा, कथन का परीक्षण कीजिए। इन डिवाइडेड कंट्री माइग्रेशन रादर देन फर्टिलिटी विल बी द मेन ड्राइव ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो ये था दोस्तों हमारा ऑप्शनल का पेपर, जो फर्स्ट पेपर है।
सेकंड पेपर जो ये है, फर्स्ट पेपर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, अब जो सेकंड पेपर आएगा वो है इंडियन ज्योग्राफी का। तो आप सब इसका लाभ उठाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय हिंद दोस्तों।